काले हो जाते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं, मुंह से शुरू होता है, इसोफेगस में बार बार इसोफेजाइटिस होना, बहुत ज़्यादा अम्ल बनना, गैस्ट्रिक रहना, हमेशा जी हमको गैस्ट्रिक हो रहा है। उसके बाद हम आंतों पे आते हैं। आंतों में हमारे बहुत ज़्यादा ग्रोथ चेंजेज हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। मैं पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे आंतों में पाचन के बाद एक चीज होती है विलाई, हम उसे बोलते हैं। विलाई एक पर्वत की संरचना वाला अगर हम कट सेक्शन देखें, ये खांचे से बने होते हैं, विलाई बोलते हैं उनको, विलाई या विलस। ये कुदरत ने इसलिए बनाया गया है कि आपका खाना पाचन के बाद उनमें से गुजरे और मैक्सिमम आपको एब्जॉर्प्शन हो, यानी आपके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आपके जो पोषक तत्व हैं, इनके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। पिछले 30 साल के दौरान ये विलाई जो खांचे वाले थे अब ऐसे ब्लंट हो गए, इस तरह से ब्लंट हो रहे हैं। कहने का मतलब इनकी सरफेस लॉस हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। हम कितनी दवाइयां खाते हैं, हम पानी कैसा पीते हैं, हमारी फसलों में कितना केमिकल है, और खाना बनाने से लेके खाने को रखने के उपाय यानी प्रिजर्वेटिव, आप किसी होटल में चल जाइए, स्वाद बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसमें, ये सब चीज़ें, ये केमिकल्स हमारी आंत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा? खाना ना पचना, पेट हमेशा फूला रहना, बहुत गैस बनना, बार बार दस्त लगे रहते हैं, कहते हैं जी हमारा पेट साफ नहीं होता। तो ये सब चीज़ें, जितना केमिकल खाने में होगा आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है और आती रहेगी। अब खून में क्या क्या चेंज हो सकते हैं? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इस तरह का मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी पानी पी रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खून में क्या हो रही है? खून गाढ़ा हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं विभिन्न पहाड़ों में लकवे के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैंसर के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये खून में हमारे जो चेंज आ रहे हैं उसके कारण खून गाढ़ा हो रहा है, हानिकारक तत्वों की उपस्थिति उसमें बढ़ रही है, उनमें नुकसान वाला कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो आपका HDL यानी फायदा वाला कोलेस्ट्रॉल वो कम होता जा रहा है, वो उसको हम प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कम होता जा रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन है कि RBC काउंट और प्लेटलेट काउंट घटने लगी है। अभी मैंने अपने देहरादून के पैथोलॉजिस्ट से एक आग्रह किया था कि हमारा 5 साल का जो हमारे पास डाटा है, 5 साल का डाटा है, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 2 लाख तक होती थी, और इस समय जो हम अधिकतर प्लेटलेट काउंट देख रहे हैं वो 90 से 1,20,000 के बीच आ रही है। और मरीज आते हैं हमारे पास पर्चा लेके, कहने साहब प्लेटलेट काउंट डाउन हो रही है, लेकिन जो एक पैटर्न आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे ही हमारे WBCs होती है, WBCs पे भी जो आपका डिफेंस सिस्टम बनाती है आपके शरीर का, उसमें भी डेफिनेटिव चेंजेस आ रहे हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें बार बार इन्फेक्शन पकड़ेगा। ब्लड वेसल्स, अगर ये खून में आपका खाना जाता है, जितना पाचन वाला खाना, विटामिन मिनरल आते हैं, ये डिफरेंट सेल्स को और ऑर्गन को भेजे जाते हैं, उनको भेजा जाता है नसों के थ्रू, वो होती है वेसल्स। आर्टरीज क्या होती है? बेसिकली कॉन्टेक्टेबल होती है, आराम से खुलती है और इस तरह से कॉन्टेक्टेबल होती है। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है तो आपकी आर्टरीज बहुत सख्त हो जाएंगी, उनमें से जो ब्लड का प्रवाह है वो रेजिस्टेंस के साथ जाएगा और आपको BP हो सकता है। दूसरा, जितने हानिकारक पदार्थ हैं वो आर्टरीज की एंडोथेलियम पे जमा होने लगते हैं, प्लेक बनते हैं, और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी में भी एम्बोलिज्म का खतरा रहता है। तो आपके आंतों में हो गया, खून में हो गया, वेसल्स में हो गया। अब हार्ट है, हार्ट के अंदर अगर आप देखिए, हार्ट की अपनी कोशिकाएं होती हैं, और हार्ट का अपना एक हार्ट जो आपके शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहा पंपिंग के थ्रू, तो वो पूरे शरीर को सप्लाई करता, लेकिन वो अपने को भी सप्लाई करता है।
तो अपने को जो सप्लाई करने वाली सॉरी जो उसकी कोरोनरी आर्टरी होती हैं, अगर कोरोनरी आर्टरी में ये इस तरह का हार्डपन आ जाता है, हार्ड हो जाती हैं, उनमें प्लेक बनने लगता है, उनमें थ्रोम्बस बनता है, जो कि इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कई गुना बढ़ जाता है और इसीलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चिंता हमारी क्या है, आज के यंग बच्चों में 22 साल में शुगर होना, 22 साल में हार्ट अटैक बढ़ना, और एक होता है सडन डेथ सिंड्रोम। सडन डेथ सिंड्रोम आपने देखा होगा, रात को सो रहे थे जी, सुबह जी वो तो मरे हुए मिले। तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होने लगी है, इसको हमें हर कीमत पे बचाना है। किडनी, सारे शरीर में जो हमारे पाचन के जो क्रियाएं होती है, उसके जहर को हमारा किडनी क्लियर करता है, लेकिन किडनी की वेसल्स पे इस तरह का प्रभाव होगा, किडनी की सेल्स पे इस तरह का प्रभाव होगा। और एनाल्गेसिक नेफ्रोपैथी, हम लोग हर तरह के दर्द के लिए जाते हैं दुकान से, भाई एक एनाल्जिन दे देना, एक पैरास्टामोल दे देना, इस तरह के हम लोग जाते हैं और इस तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो जिनको बीमारी है वो तो दवाई खाएंगे, उसके अलावा भी हम लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। और एनाल्गेसिक यानी दर्द निवारक दवाइयाँ डेफिनेट कॉज है किडनी फेलियर का। कमजोर जीनोम वाले में केवल 2-3 महीने एनाल्गेसिक खाने के बाद भी किडनी फेलियर हो सकता है, बाकी शुगर और बीपी में तो होता ही है। फिर हम आते हैं ब्रेन और फेफड़े में, इनमें भी लगभग यही क्रिया फॉलो होती है, यानी एनवायरमेंटल टॉक्सिन हमको किस तरह से नुकसान कर रहा, किस तरह से हमारे जीनोम को खराब कर रहा, किस तरह से हमारी अगली भावी पीढ़ी जिसको हमने अपना नेतृत्व देना है उसके स्टेमिना को खराब कर रहा है, उसकी कार्यशैली को, उसके कार्य दिवस को घटा रहा है। तो मेनली आपका जो आप देखिए शरीर में सेल्स में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, ग्लूकोज टूटता है तो आपको एनर्जी देता है, मसल में क्रियाएं होती है तो आपको ताकत मिलती है, आपकी मसल कॉन्टैक्ट करती हैं और अब तरह तरह के आप काम करते हैं। इन सेलुलर लेवल की क्रियाओं को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसमें होती है एंजाइम और कोएंजाइम होते हैं जो इन क्रियाओं को करते हैं। इन क्रियाओं में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जो तरह तरह के हानिकारक पदार्थ हम पॉल्यूटेंट के रूप में खा रहे हैं, ये हर्नेट कर देती है, ये कैप्चर कर देती हैं, और परिणाम उसका वही है, आपको जो थकान हो रहा है, इस तरह के केमिकल्स बनते हैं बॉडी में, हमको थकान लग रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा, आप इरिटेटिव हो जाते हो, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, ये सब चीज़ें इसीलिए आ रही हैं। अब सीरियन और मिलेट की बात आती है, हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताऊंगा कि 2-3 साल पहले मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मोटे अनाज नाम से एक चिट्ठी लिखी थी कि सर ये मोटा अनाज किस तरह से हमारे देश में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मोटापा से लेके शुगर से लेके उस किस तरह से कम कर सकता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 1.5-2 साल बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात हो रही है, तो ये बड़ा हर्ष का विषय हमारे लिए। अब मिलेट किस तरह से इन कार्यों में, ये जो हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताई कि हमारी इतनी हानि हो रही है, हमारे स्वास्थ्य की इतनी हानि हो रही है, हमारी यंग पॉपुलेशन में इतनी हानि हो रही है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं और किस हद तक मिलेट इसको सुधार सकता है। मैं आपको वैसे तो मुझसे पहले जो मैडम जी ने कई अच्छी चीज़ें बताई थी, जैसे पोटेशियम से लेके और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से लेके बातें बताई थी, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। इसका मतलब क्या है, लो ग्लाइसेमिक, ये अगर हम मिलेट खाते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, शुगर प्रोड्यूस करने की क्षमता। आप चावल खाते हैं 60% शुगर बनेगा, 70% बनेगा। आप मिलेट खाते हैं 40% बनेगा, यानी 30% का आपको बेनिफिट हो रहा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन ये जो हम कोदा झुंगोरा, ये अपने ज्वार बाजरा जो इस तरह का मोटा अन्न है, ये इस तरह का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है, तो आपको शुगर के मरीजों में ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आप सोलो डाइट ले सकते हैं या आप कन्वर्जन डाइट ले सकते हैं या आप इन बिटवीन डाइट ले सकते हैं कि बीच बीच में उसको रिप्लेस करते रहें। लेकिन 45 साल के बाद हम ये एडवोकेट करेंगे कि आप मिलेट की डाइट पे अगर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ग्लूटीन फ्री डाइट, अभी मैडम जी ने इस पे बात की थी। ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे अनाज में पाया जाता है, और कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। लेकिन ये चीज़ वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मिलेट के ये ग्लूटीन डाइट से क्या होता है कि उसको खाते ही पेट में बहुत तेज दर्द होता है, दस्त लगते हैं, क्रैम्प्स होते हैं और आदमी अन्न से दूर भागता है। तो उस तरह के मरीजों में ये मिलेट एक तरह का वरदान है। अब मिलेट में हाई फाइबर कंटेंट, इसमें हाई फाइबर होता है। तो हाई फाइबर से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हाई फाइबर हमारे शुगर में बहुत अच्छा काम करता है, बीपी में बहुत अच्छा काम करता है, ये मोटापा नहीं होने देता है, ये मसल मास बढ़ाने में सहायक होता है। यानी अगर आप मस्कुलर होना चाहते हैं तो मिलेट का उपयोग करिए। ये कब्ज दूर करने में सहायक होता है। हाई फाइबर डाइट आप लेंगे, कब्ज दूर होगी, आपका सैटिस्फाई सेंटर सर्टिफाई हो गया। और आप कितना भी मिलेट ले लें तो ये आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आप उतने अनाज लेंगे तो वो आपका वेट बढ़ाएगा। ये ओवर ईटिंग को कम करता है, यानी जो लोग बहुत सारा खाना खाने के इच्छुक हैं वो अगर मिलेट लें तो मिलेट से जो अवेलेबल उनकी कैलोरी है वो काफ़ी कम होगी उसके मुकाबले, नॉर्मल अनाज के मुकाबले। इको फ्रेंडली विद गट फ्लोरा, इधर कई अनुसंधान हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है कि हमारे बड़ी जो आंत होती है उसमें गट फ्लोराज होते हैं, उसमें बेनिफिशियल गट फ्लोरा होते हैं। और कई कबीलों में आपने देखा कि बहुत बढ़िया हेल्थ होती है उस हेल्थ का, जबकि उनके डाइट आप देखें आलू खाएंगे, रोटी खाएंगे या वहाँ के कंदमूल फल खाते हैं, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो गट में हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनका ये मिलेट बढ़ावा करते हैं। जितनी आप दवाइयाँ खाओगे वो गट फ्लोरा सप्रेस हो जाता है, जितनी आप आर्टिफिशियल चीज़ें खाओगे, केमिकल फूड खाओगे, वो गट फ्लोरा आपका सप्रेस हो जाएगा। और गट फ्लोरा सप्रेस हो जाएगा तो ये गट फ्लोरा जो होता है ये कई तरह के विटामिन भी बनाता है, और परिणाम फिर वही अपच, गैस, पेट फूला रहना, बार बार आप टॉयलेट जा रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हमारे विलाई की संरचना ऐसी होती है, अब वो ब्लंट हो गए हैं और एब्जॉर्प्शन एरिया भी कम हो गया, तो इससे हमें हमेशा पेट की समस्या बनी रहती है। हाँ, मैं बस खत्म करूँ। तो ये उसको भी रिपेयर करता है, मिलेट जो है आपके विलाई को भी रिपेयर करता है। तो आपके जो खाना है वो पचेगा, एब्जॉर्ब होगा और आपका उसमें रिजर्व जाएगा। अब जितने केमिकल्स मैंने अभी आपको बताए उनसे क्या हुआ, आपके जब दादा नाना के ज़माने में आपको कम से कम जो 60% जो है आपके खाने में से आपको मिलता था, मिनरल्स मिलते थे, विटामिन मिलते थे, इस समय आपको केवल 20 या 30% हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। इससे आपका बॉडी का रिजर्व कम हो गया और बार बार बीमार हम लोग पड़ रहे हैं, बार बार बीमारियां हो रही, रिकवर होने के बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं और हमें ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये कई इंटरनेशनल जर्नल्स में आया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम दवाओं का उपयोग कम करें, रसायन से भरपूर खानों और खाद्य पदार्थों का उपयोग कम से कम प्रिजर्वेटिव का यूज कम करें। और ये मिलेट जो है हमारे माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को देते हैं। माइक्रो में आपके सेलेनियम, ब्रोमाइड, कैडमियम है, मैक्रो में आपके आयरन, जिंक, कैल्शियम है, जो आपके मसल से लेके विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं बॉडी में होती हैं उनमें सहायक होते हैं। जहाँ ये कम हो जाएंगे, जहाँ इनका स्टोरेज कम हो जाएगा, वहाँ आपको ऊपर वाले लक्षण, थकान, सुस्ती, ये सब चीज़ें, इरिटेबिलिटी और पेट की समस्याएं, मसल्स की समस्याएं, जोड़ की समस्याएं, ये सब आपको होने लगेंगी। ये प्रोटीन और अमीनो एसिड का खजाना है मिलेट्स जो हमारा है, और इसमें फैट कम या लगभग ना के बराबर होता है। तो अगर आप शरीर का फैट कम करना चाहते हैं, एसेंशियल फैट बढ़ाते हैं, तो ये आपको काफ़ी मददगार होगा। अमेरिका में उन्होंने कहा कि कोई फैट नहीं खाना है। उन्होंने 1970 में ये कहा कि फैट कम से कम यूज करें, और कक्षा 8 से लेके वो फैट लोअरिंग दवा दे रहे थे।
आज उसका दुष्परिणाम आ गया है। हम कहते हैं आपको मिनिमम फैट जरूर खाना चाहिए। आज जो सब लोग चिल्ला रहे हैं कि फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर हो गया, वो इसी का परिणाम है। आपने फैट पूरा बंद किया। फैट खाइए, अपने बाप दादा को आप यूज करें, वो इतना घी खाते थे, लेकिन उसके मुकाबले एक्सरसाइज भी करते थे। जरूरी विटामिन, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं, और ये विटामिन के भी शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में आते हैं और आपको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं विटामिन। और अगर हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं तो विटामिन काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। ये आपके खून, हड्डी, शरीर निर्माण में सहायक होते हैं और ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिलेट हमें जोड़ हड्डी के रोगों में, शुगर के मरीजों में, बीपी के मरीजों में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, कैंसर से बचाने में, थायराइड और दूसरे जो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हैं उनसे बचाने में मिलेट काफ़ी हद तक सहायक हो रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, खून साफ करना और अच्छी ग्रोथ के लिए हम मिलेट के साथ पुरानी खान पान की जो पद्धति हमारे देश की, हम उसको लाने का आप लोगों से अनुरोध करते हैं, आप सभी वैज्ञानिक लोगों से, आप सभी मीडिया के लोगों से। लोहे कांसे के बर्तनों का उपयोग, केमिकल रहित खाने का उपयोग, शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट। आज विटामिन डी की जो कमी हो रही है इसलिए हो रही है कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल लगभग खराब स्तर पे पहुंच चुके हैं। पंचक्की और सिलबट्टा का उपयोग, इससे आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते थे। पहाड़ का सेलू पानी, जो पानी अपना उबड़ता है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, वो कई जड़ी बूटियाँ लेके आता है। हम उसके उपयोग को आपको सलाह देंगे। भारतीय खाद्य परंपराओं को आप ज़्यादा उपयोग में लाएं, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। और पहाड़ी खाने में जैसे अरसा है, बासी रोटी है, बड़ी दाल, चौसा, काफली पाना, इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने की। इन बिटवीन स्नैक, हम चिरियन को हम चाहते हैं कि आप शुगर के मरीजों में 2 प्रिंसिपल मील्स के बीच में इन बिटवीन स्नैक के रूप में यूज करें। मैंने आदरणीय राजेश डबराल जी से भी ये बात को कहा कि ये इन बिटवीन स्नैक आप प्रमोट करें। हम भी इसको प्रमोट करेंगे कि भाई ये किस तरह से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है शुगर और बीपी के मरीजों में। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमको फूड सेफ्टी की गारंटी दें। जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारा युवा स्वस्थ रहेगा, तभी हम आगे जाएंगे। तो फूड सेफ्टी लॉ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। हमें शुद्ध खाना और पानी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम हेल्थी रह पाएंगे। हमारे यंग हेल्थी इंडिया को बोलने का सपना भी पूरा हो पाएगा। लास्ट में मैं श्री राजेश डबराल जी का आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप वास्तव में आपने बताया कि मिलेट हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ ये कई सारी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। हमारे बीच में उपस्थित हैं अभी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर अनुराधा दत्ता मैम। मैं निवेदन करूंगी अपर कृषि निदेशक महोदय मुख्यालय से कि कृपया मैम को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर अनुराधा दत्ता मैम, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। मैम आप यहाँ आए और आप अपना व्याख्यान यहाँ रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी हृदय से आभार आपका प्रकट करते हैं। इसके साथ ही साथ जिन्हें अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर केपी जोशी सर, मैं निवेदन करूंगी अपर कृषि निदेशक महोदय गढ़वाल मंडल डॉक्टर परमाराम सर से कि कृपया डॉक्टर केपी जोशी सर को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। अपर कृषि निदेशक महोदय पौड़ी गढ़वाल, कृपया डॉक्टर केपी जोशी सर को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने मिलेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की और बहुत ही अच्छे से इसकी प्रस्तुति की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें, और स्वास्थ्य संबंधी के लिए वास्तव में मिलेट हमारे लिए कितना उपयोगी है इसके बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में हमारे साथ है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पोषण की समस्या एक बृहद समस्या है और इस पोषण